हे हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हम लोग लास्ट वीडियो के अंदर जो बायोकेम का हमने किया था उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे बाइकार्बोनेट बफर के बारे में। कुछ चीज़ें जान ली थी हमने। हम कुछ यहाँ पर थे जिसमें हमने बाइकार्बोनेट बफर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे थे और हमने ये देखा था कि क्यों हम लोग बाइकार्बोनेट बफर को आइडियल बफर कहते हैं, क्या उसके रीजंस हैं। भाई उसकी बफरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है और उसके जो सॉल्ट्स होते हैं दैट आर मेंटेन्ड बाय किडनी एंड लंग्स, और सॉल्ट एसिड रेशियो 20:1 होता है। और वो हीमोग्लोबिन बफर के साथ मिलकर काम करता है। वाइल्ड फीड ऑफ एक्टिविटी होती है उसकी, और ये एक ओपन बफर सिस्टम है, सेचुरेट नहीं होता, इसलिए कि आइडियल बफर है। अब now the next point is bicarbonate buffer is the most potent buffer in the ECF and why it is most potent buffer, या इसके एडवांटेजेस हम लोग देखेंगे यहाँ पे। देखो, इस के जो कंपोनेंट्स हैं बाइकार्बोनेट बफर के, वो हैं बाइकार्बोनेट H2CO3 एंड HCO3। ठीक है, कार्बोनिक एसिड एंड HCO3। ये जो है, ये दोनों H2CO3 एंड HCO3 जो दोनों कंपोनेंट्स हैं बाइकार्बोनेट बफर के, ये इंडिपेंडेंटली रेगुलेट होते हैं। ठीक है, मतलब जब भी इनकी ज़रूरत है तो ये बढ़ जाएंगे, अगर ज़रूरत नहीं है, ये ज़्यादा हो गए हैं तो फिर ये एक्सक्रीट हो जाएंगे। जैसे जो बाइक बाइक का जो कार्बोनिक एसिड है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम संभाल लेगा, और जो बाइकार्बोनेट आयन है उसको रीनल सिस्टम संभाल लेगा। इसको अगर ज़्यादा हो गया बॉडी में तो इसको एक्सक्रीट कर देगा, अगर नहीं ज़्यादा है तो इसको रिटेन करके रखेगा। ओके, तो ये चीज़ है कि इन दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो इंडिपेंडेंटली रेगुलेट होती रहती है। और दूसरी बात, ये जो बाइकार्बोनेट बफर है ये दोनों आईसीएफ और ईसीएफ, इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, दोनों में ही ये काम करता है। लेकिन फिर भी कुछ ज़्यादा बफरिंग कैपेसिटी इसकी ईसीएफ में देखी जाती है। कितनी? 86%। 86% buffering capacity is in ECF and rest 36% of the buffering activity in ICF। ठीक है, and 60% of the total buffer activity, हमारी बॉडी में जितनी भी बफरिंग एक्टिविटी होती है उसमें से टोटल ऑफ 60% जो है वो काम करता है बाइकार्बोनेट बफर। ओके, और ये हीमोग्लोबिन बफर के साथ कॉपरेशन के साथ काम करता है, इसकी वजह से इसकी बफरिंग एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन जो है इट्स कंसंट्रेशन इज 20 टाइम्स देन द कार्बोनिक एसिड कंसंट्रेशन। हैंस जो हमने देखा था ना, सॉल्ट और एसिड का रेशियो 20:1 था। ठीक है, तो यही वो काम है कि 20 टाइम्स जो है वो बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू H2CO3। सिंस बाइकार्बोनेट कंपोनेंट लीड्स टू बफर एसिड, this increases the buffering efficiency of the bicarbonate buffer system from physiological point of view। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हम देखते हैं नॉर्मली एल्कली की वजह से प्रॉब्लम नहीं होती। हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में एसिड वगैरह ज़्यादा बनता है, सो बॉडी एनकाउंटर्स लॉर्ड मोर एसिड देन एल्कली और बेस लोड। तो इसलिए ये जो बाइकार्बोनेट कंपोनेंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, और इसकी कंसंट्रेशन इसमें 20 टाइम्स ज़्यादा होती है, तो इसलिए एक अच्छा बफर है ये, इसका एक एडवांटेज हो गया। समझ गए मेरी बात को? सारी लाइक दिस इज नाइस टू नो पॉइंट, इफ यू वांट यू कैन रीड इट, बट वही चीज़ें घुमा फिरा के बार बार वही लिखा हुआ है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल द लिमिटेशन एज अ फिजियोलॉजिकल बफर, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम इज द मोस्ट इफेक्टिव बफर इन आवर बॉडी अगेंस्ट ऑल एसिड एंड बेसिस एक्सेप्ट H2CO3 बिकॉज इट्स एन ओपन एंड सिस्टम, ऑपरेट इन ओपन सिस्टम, और रेस्पिरेटरी और रीनल सिस्टम के थ्रू ये एक्सक्रीट हो जाता है। ये बफर इन केस ऑफ बफर एसिड बाइकार्बोनेट कन्वर्ट हो जाता है, बाइकार्बोनेट एन कन्वर्ट हो जाता है बाइकार्बोनिक एसिड के अंदर, तो इसकी वजह से HCO3 की नेगेटिव कंसंट्रेशन कम हो जाती है। और अगर आप ऊपर से बेस या फिर एल्कली डालोगे, बफर बेस और एल्कली, देन इन दैट केस H2CO3 HCO3 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो H2CO3 की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इट्स वेरी नॉर्मल। डिसएडवांटेजेस देखते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ बाइकार्बोनेट बफर क्या होता है? एज अ केमिकल बफर इट इज रादर वीक बफर कंपेयर टू प्रोटीन एंड फॉस्फेट बफर बिकॉज ऑफ इट्स लो वैल्यू ऑफ द पीके, 6.1 वैल्यू होती है। अगर हम लोग ऐसे केमिकल बफर्स को कंपेयर करें ना सबको, तो ये फॉस्फेट प्रोटीन बफर से वीक बफर है, क्योंकि इसकी जो पीके वैल्यू है वो 6.1 होती है, और नॉर्मल बॉडी पीएच कितनी है? 7.4।
और हम एक पॉइंट जानते हैं कि पीएच और पीके की वैल्यू जितनी ज़्यादा या फिर तो एग्जैक्टली इक्वल या फिर ऑलमोस्ट इक्वल जब होगी, तब उस केस में बफरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम होती है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर पीके की वैल्यू 6.1 आती है, और इसी वजह से ये एक वीक बफर है एज कम्पेयर टू प्रोटीन एंड फॉस्फेट बफर। और दूसरी बात, ये बफर ये जो है ये कार्बोनिक एसिड को बफर नहीं कर सकता, कैन नॉट ऑपरेट इन रेस्पिरेटरी एसिड बेस्ड डिसऑर्डर। सो दिस इज अ कांस्टेंट एडवांटेज जो आपको हर जगह देखने, डिसएडवांटेज जो आपको हर जगह देखने को मिलेगा कि इट कैन नॉट बफर कार्बोनिक एसिड एंड कैन नॉट ऑपरेट इन रेस्पिरेटरी एसिड बेस्ड डिसऑर्डर्स। Now, why bicarbonate ion is usually used to know acid base status of our body? Acid base status हमें जानना है तो हम लोग बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन देखते हैं हमारी बॉडी में। ऐसा क्यों? देखिए, all buffer system work in body in similar pattern and fashion, but it's very difficult to assess the protein or hemoglobin concentration of the body. तो ये बड़ा डिफिकल्ट होता है कि प्रोटीन या हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन हम लोग बॉडी के अंदर पता लगाएं। सो बाय एनालाइजिंग अ पर्टिकुलर बफर कंपोनेंट वी कैन एक्सेस द कंडीशन ऑफ द बॉडीज बफर सिस्टम टोटली। हम लोग सिर्फ बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन देखेंगे, हम इससे जज कर लेंगे कि ओवरऑल बॉडी के अंदर जो बफर सिस्टम्स है उनकी क्या कंडीशन चल रही है। बाइकार्बोनेट बफर यूजुअली मेंटेन्स द maximum criteria of standard buffer, so ignoring all the buffer system, bicarbonate is used as standard buffer to access the acid base status of the body. Now phosphate buffer is stronger than bicarbonate buffer, ये आपको याद रखना जरूरी है। क्यों स्ट्रॉन्गर है? ऑब्वियस सी बात है। देखिए, जो pH की वैल्यू है 7.4 है ECF के अंदर, ठीक है, और पीके की वैल्यू जब क्लोजर होगी, द पीएच की वैल्यू 7.4 होती है ना। अब देखिए, बाइकार्बोनेट आयन के केस में, बाइकार्बोनेट बफर के केस में पीके की वैल्यू है 6.1 और फॉस्फेट बफर की पीके की वैल्यू है 6.8। तो 7.4 के नज़दीक कौन सी है? 6.8। अरे मैंने कहा बॉडी की पीएच या ईसीएफ की पीएच होती है कितनी? 7.4। अब इसके सबसे नज़दीक, पीएच की वैल्यू के सबसे नज़दीक जिसका पीके होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, बफरिंग कैपेसिटी उस केस में मैक्सिमम होगी। तो बाइकार्बोनेट बफर का तो 6.1 होता है और फॉस्फेट बफर का कितना होता है? 6.8 होता है। तो 7.4 के नज़दीक कौन सा? 6.8 विच इज़ ऑफ फॉस्फेट बफर। तो फॉस्फेट बफर इज मोर स्ट्रॉन्गर देन दिस बाइकार्बोनेट बफर। ओके, फॉस्फेट बफर के एडवांटेजेस देखिए आप। व्हाट आर द एडवांटेज? पहली बात, स्ट्रॉन्ग बफर है क्योंकि इसकी पीके वैल्यू जो है वो बॉडी पीएच के ऑलमोस्ट इक्वल होती है, 6.8 एंड 7.4, ठीक है। बट दिस एडवांटेज इज ऑफसेट बाय इट्स लो कंटेंट एंड क्लोज एंड सिस्टम। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि एक स्ट्रॉन्ग बफर है, लेकिन इसका कंटेंट बहुत कम होता है हमारी बॉडी के अंदर, और दूसरी बात ये क्लोज्ड एंड सिस्टम होता है, मतलब ये सैचुरेट हो जाता है। तो ये एक एडवांटेज, और ये इसके अंदर ये इसका एडवांटेज छुप जाता है बेसिकली। इट्स बफरिंग एक्टिविटी इज रिलेटिवली हायर इन आईसीएफ। आईसीएफ के अंदर इसकी बफरिंग एक्टिविटी ज़्यादा होती है, ईसीएफ में नहीं होती है। वेयर ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स डोमिनेट, तो वहाँ पे फॉस्फेट बफर ज़्यादा काम आता है क्योंकि आईसीएफ में फॉस्फेट्स ज़्यादा बनते हैं। तो हेयर इट्स concentration is high with its pK value 6 to 7.8 close to ICF, which is ICF की pH 7 to 7.3. It is important as urinary buffer where inorganic phosphate exclusively work. तो urinary buffer जब आपको पूछा जाए कौन सा है इफेक्टिव, तो आप बोलेंगे फॉस्फेट बफर। तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट यूरिनरी बफर क्योंकि यहाँ पे यूरिनरी सिस्टम के अंदर, रीनल सिस्टम के अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक्सक्लूसिवली काम करता है। तो इसकी कंसंट्रेशन जो है यहाँ पे हाई होती है एंड फैसिलिटेट रीनल एसिड एक्सक्रीशन, ठीक है। दूसरी बात, ये कार्बोनिक एसिड बफर, इट कैन बफर कार्बोनिक एसिड एंड कैन ऑपरेट इन रेस्पिरेटरी एसिड बेस्ड डिसऑर्डर्स। तो ये एक डिसएडवांटेज था बाइकार्बोनेट बफर का। बाइकार्बोनेट बफर का हमने देखा था ना डिसएडवांटेज में कि वो कैन नॉट बफर द कार्बोनिक एसिड एंड रेस्पिरेटरी एसिड बेस्ड डिसऑर्डर्स में वो इफेक्टिव नहीं होता, ऑपरेट नहीं कर सकता, लेकिन फॉस्फेट बफर कर सकता है। तो ये इसका एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? देखिए, डिसएडवांटेजेस का भी बड़ा सिंपल सीन है। एज अ फिजियोलॉजिकल बफर इट इज नॉट एन इफेक्टिव बफर इन ईसीएफ बिकॉज हेयर इट्स बफरिंग कैपेसिटी इज वेरी लो ड्यू टू इट्स लो कंटेंट एंड कंसंट्रेशन।
तो एज अ फिजियोलॉजिकल बफर ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है ईसीएफ के अंदर, या आईसीएफ में ज़्यादा इफेक्टिव है। ये क्लोज्ड एंड सिस्टम होता है, मतलब ये जल्दी सैचुरेट हो जाता है। दैट्स इट। द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ द बफर कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट व्हेन पीएच चेंजेस लीडिंग टू लो बफरिंग कैपेसिटी। नाउ हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो हीमोग्लोबिन बफर, एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बफर, ठीक है, मतलब ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन है ना, और एक ही नॉर्मली रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन है। तो इट इज द मेजर बफर इन आरबीसी। ऑब्वियस सी बात है, हीमोग्लोबिन नाम से समझ में आ रहा है, तो ये आरबीसी के अंदर एक एज अ मेजर बफर काम करेगा। इसमें इसका एक एसिड कंपोनेंट है और एक कॉन्जुगेट बेस कंपोनेंट है। एसिड हीमोग्लोबिन एचएचबी और HHbO2 कर दो, तो एक तो ये एसिड हीमोग्लोबिन है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं हम लोग अच्छे से। एक तो ये अपना एसिड हीमोग्लोबिन हो गया, एंड उसका कॉन्जुगेट बेस और बेसिक हीमोग्लोबिन जिसकी हम बात करते हैं HB नेगेटिव और HbO2 नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? सो दिस इज आर व्हाट हीमोग्लोबिन बफर, जो कि मेनली आरबीसी के अंदर काम करता है। और इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो एसिड हीमोग्लोबिन HHb और दूसरा कॉन्जुगेट बेस और बेसिक हीमोग्लोबिन HB नेगेटिव HbO2 नेगेटिव। सो हीमोग्लोबिन बफर एग्जिस्ट इन ऑक्सीजनेटेड फॉर्म, ठीक है, एंड डीऑक्सीजनेटेड या रिड्यूस फॉर्म, दोनों में ही ये लाई करता है। तो इट हैज पीके वैल्यू अराउंड व्हाट 6.6 to 7.8, ये इसकी एवरेज 7.3 हम वैल्यू लेते हैं। नॉर्मल पीएच जो होती है बॉडी की, इस पे जो टोटल बफर कंसंट्रेशन इज अबाउट 53 मिलीमोल पर लीटर इन ब्लड। जो हीमोग्लोबिन बफर है इसकी टोटल कंसंट्रेशन ही इतनी होती है, 53 मिलीमोल पर लीटर इन ब्लड। हीमोग्लोबिन कंटेन एसिडिक ग्रुप, हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल है उसमें एसिडिक ग्रुप होता है COOH, जो डोनेट करता है H पॉजिटिव व्हेन बेस और अल्कली इज एडेड। जब बेस या अल्कली ऐड किया जाएगा तो एसिडिक ग्रुप क्या है, एक H पॉजिटिव डोनेट कर देगा। और जो बेसिक ग्रुप है NH2 अमाइन ग्रुप है, दैट कैन एक्सेप्ट प्रोटोन जब एसिड ऐड किया जाएगा। एडिशनली हीमोग्लोबिन ऑल्सो कंटेन्स इमिडाजोल ग्रुप ऑफ हिस्टिडीन। ये जो इमिडाजोल ग्रुप है ना, ये इसका पीके वैल्यू होता है अराउंड 7.3। इट कैन डोनेट प्रोटोन व्हेन अल्कली इज एडेड एज वेल एज इट कैन एक्सेप्ट प्रोटोन व्हेन एसिड इज एडेड। समझे मेरी बात को? मैंने ये बोला हीमोग्लोबिन बफर के केस में जो हीमोग्लोबिन खुद मॉलिक्यूल है, हीमोग्लोबिन में एक एसिडिक ग्रुप है जो कि जब बेस ऐड किया जाएगा तो अपना H पॉजिटिव डोनेट कर देगा, और एक बेसिक ग्रुप है जो जब वो प्रोटोन एक्सेप्ट कर लेगा जब एसिड ऐड किया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर एक इमिडाजोल ग्रुप भी होता है जिसकी पीएच 7.3 होती है, और ये दोनों काम कर सकता है। ये जब एल्कली ऐड किया जाएगा तो प्रोटोन को डोनेट कर देगा, जब एसिड ऐड किया जाएगा तो प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेगा। कुछ ऐसा सीन है, देखो COOH, ये इसने H पॉजिटिव डोनेट कर दिया, H पॉजिटिव इधर अमाइन ग्रुप के साथ लगा, NH3 पॉजिटिव बन गया। नाउ एडवांटेज ऑफ हीमोग्लोबिन बफर क्या होता है, ये मेजर इंट्रासेल्यूलर बफर होता है ब्लड का, इतना आप याद रखेंगे। उसके बाद ड्यूरिंग इट्स बफरिंग एक्टिविटी इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 इन ब्लड एंड इट्स रिमूवल फ्रॉम बॉडी। आप यहाँ पे एक डायग्राम देखेंगे, इससे आपको पता लगेगा। ये फिर बाद में दोबारा पढ़ने को आएगा अच्छे से फिजियोलॉजी के अंदर, बट अब यहाँ के लिए देखिए कि जो हमारा हीमोग्लोबिन बफर है वो अपनी बफरिंग एक्टिविटी के साथ साथ जो है वो CO2 का भी ट्रांसपोर्ट में मदद कर देता है। देखो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म से CO2 आई, तमाम प्रोसेसेस चलने के बाद में साथ में हीमोग्लोबिन की बफरिंग कैपेसिटी भी हो गई, और साथ में देखो लास्ट में एक्सपायर्ड एयर में CO2 निकल गई। तो ये साथ ही साथ CO2 के एक्सक्रीशन में भी मदद करता है बाय द रेस्पिरेटरी पैसेज, एंड इट कैन बफर बाइकार्बोनेट एंड बाइकार्बोनिक एसिड एंड कैन ऑपरेट इन रेस्पिरेटरी एसिड बेस्ड डिसऑर्डर्स। डिसएडवांटेज क्या हुआ है? फॉर इफेक्टिव बफरिंग एक्टिविटी इट नीड कॉपरेशन विद बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। तो एक ये डिसएडवांटेज हो गया भाई, बाइकार्बोनेट तो कल को नहीं हुआ तो ये इफेक्टिव बफरिंग कैपेसिटी नहीं शो कर पाएगा। देन इट्स बफरिंग कैपेसिटी इज लिमिटेड बिकॉज ये क्लोज्ड एंड सिस्टम होता है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन बफर, कैसे काम करता है हीमोग्लोबिन बफर? देखो जब भी हम लोग दो केस में देखेंगे, एक तो हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करके देखेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड जब ऐड करेंगे तो प्रोटोन रिलीज होंगे इस एसिड से, ठीक है,
उनको बफर करेगा बेसिक हीमोग्लोबिन एच बी नेगेटिव। देखो एच बी ने जब आपने स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया तो उसमें क्या आया, एच पॉजिटिव रिलीज किया उस एसिड ने सॉल्यूशन में, तो यहाँ पर जो एच बी नेगेटिव यानी जो बेसिक हीमोग्लोबिन है वो ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेगा और वो बना लेगा एसिडिक हीमोग्लोबिन। ठीक है, सो स्ट्रॉन्ग एसिड को हमने क्या कर दिया है, रिप्लेस्ड बाय दिस वीक एसिडिक हीमोग्लोबिन। ठीक है, एट द कॉस्ट ऑफ दिस बेसिक हीमोग्लोबिन। सो दिस कंपोनेंट मिनिमाइजेस द फॉल ऑफ द पीएच। और जब हमने बेस या एल्कली डाला तो वहां से वो क्या देगा, सॉल्यूशन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बेस या एल्कली आप अगर डालोगे तो वो OH नेगेटिव देगा। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर एट द कॉस्ट ऑफ दिस एसिडिक हीमोग्लोबिन, ये यहाँ पे क्या है, ये एसिड हीमोग्लोबिन है। ठीक है, HHB HHbO2, ये एसिड हीमोग्लोबिन जो है ये क्या करेगा, it will be converted into HB negative which is the basic hemoglobin। तो ये बेसिक हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये एक H पॉजिटिव जो यहाँ से रिलीज करेगा उस H पॉजिटिव के साथ OH मिलके वाटर बना लेगा। तो हमने जो बेस आया उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, फिर देन उसके बाद अमोनिया बफर सिस्टम की बात करते हैं। अमोनिया इट कंसिस्ट ऑफ द एसिड कंपोनेंट NH4 पॉजिटिव एंड उसका कॉन्जुगेट बेस NH3 और बेसिक कंपोनेंट बोल सकते हैं। इसकी pK वैल्यू 9 होती है। और ये कैसे काम करता है, देखो जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड एक ऐड किया जाएगा वो H पॉजिटिव डोनेट करेगा, दिस H पॉजिटिव विल बी एक्सेप्टेड बाय दिस NH3 कंपोनेंट, बेसिक कंपोनेंट या जो कॉन्जुगेट बेस है ये एक्सेप्ट करेगा और ये बना लेगा NH4 पॉजिटिव यानी एसिडिक कंपोनेंट बना लेगा। ठीक है, एंड जब आप बेस या एल्कली ऐड करोगे देन सेम केस विल बी हैपन, द बेस is buffered by the acid component, yani this is the acid component, right? NH4 positive, this is the acid component of ammonia buffer, and then it will do reaction like this, NH3 plus H positive, और ये H positive इस OH के साथ मिलके क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। तो हमने जो बेस डाला है उसका इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया। एडवांटेज क्या होगा, ये यूरिन का प्रिंसिपल बफर है एंड फैसिलिटेट द रीनल एसिड एक्सक्रीशन। एंड डिसएडवांटेज क्या है अमोनिया बफर का, कि इसका कोई भी रोल नहीं होता ICF या ECF के अंदर, सिर्फ ये यूरिन बफर है। ठीक है, नाउ व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन बाइकार्बोनेट एंड फॉस्फेट बफर, ये आप एक बार देख लेंगे। देखो डिफरेंसेस क्या हैं, जो दोनों में पढ़ा है उसको बस लिख दो। बाइकार्बोनेट बफर के कंपोनेंट्स लिखो क्या है, बाइकार्बोनेट आयन और कार्बोनिक एसिड है। नॉर्मल कंसंट्रेशन रेशियो कितना होता है, 20:1 होता है। हाई कंसंट्रेशन में होता है ब्लड के अंदर, ICF में लो कंसंट्रेशन में होता है। इंपॉर्टेंट इन ECF बिकॉज ऑफ ग्रेटर कंसंट्रेशन, एक्ट एज फर्स्ट लाइन डिफेंस, देन डायरेक्टली लिंक्ड अप विद रेस्पिरेशन एंड किडनी। It is weaker than phosphate because its pK 6.1 is far away from the pH of ECF. Now what we have read in phosphate buffer, composed of these components, HPO4 2 negative and H2PO4 negative। ठीक है, फिर उसके बाद नॉर्मल कंसंट्रेशन रेशियो इन ब्लड विच इज 4:1 होता है। प्रेजेंट इन लो कंसंट्रेशन इन ब्लड, हाई कंसंट्रेशन ICF, important buffer in ICF, kidneys because of greater concentration, it has less efficiency, then directly linked up with kidney. It is stronger than bicarbonate buffer because its pK value 6.8 is closer to the pH of the ECF 7.4. That's it. It has been taken from Guyton. Now comparison and differences between bicarbonate and phosphate and ammonium buffer। देखो bicarbonate हुआ और अभी हमने डिस्कस किया phosphate का, देख लिया वही सेम पॉइंट। अमोनिया के बारे में देख लेते हैं। पीके वैल्यू 9.8, सीवियर एसिडोसिस में फंक्शन करता है ये, और प्रेजेंट इन लो कंसंट्रेशन इन द ब्लड। साइट ऑफ एक्शन है किडनी, साइट ऑफ एक्शन लिंक्ड विद आल्सो किडनी। देन उसके बाद में बफरिंग कैपेसिटी, इट इज वीकर बिकॉज इट्स पीके वैल्यू 9.8 इज अवे फ्रॉम द पीएच ऑफ ECF विच इज 7.4, इट इज लेस एफिशिएंट। ठीक है, तो ये आप यहाँ से देखेंगे, आपको इन टेबल से भी कुछ नए पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे जो आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक ऑफ बफर। नाउ अब बफर कंप्लीट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे हमारी बायोकेम में वो होगा लॉ ऑफ मास एक्शन। देन वी विल गो विद हेंडरसन हैजेलबर्ग इक्वेशन, देन गिब्स डॉर्नर इक्विलिब्रियम। सो इट विल टेक टाइम बट स्लोली वी आर कवरिंग द टॉपिक्स ऑफ MBBS फर्स्ट ईयर ऑफ द बायोकेमिस्ट्री यूजिंग दिस वेरी अमेजिंग ब्लूप्रिंट बुक। ये काफ़ी अच्छी बुक है। यहाँ पर
सारे के सारे जो हमारे मतलब टॉपिक्स हैं उनको एक जगह इंटीग्रेट कर दिया है, और जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर, तो उन बुक्स से डायरेक्टली यहाँ पर कटिंग्स हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, ताकि हमें अलग अलग बुक्स का एक साथ एक जगह पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो अब हम लोग फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, देन विल कंटिन्यू दिस टॉपिक्स। ठीक है, तो मिलते हैं फिर। ठीक है, चलेंगे। टेक केयर, बाय बाय, सी या ब्रो।